Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to discuss question and answers of a lesson that has been taken from the book Flamingo. The name of the lesson is Aunt Jennifer's Tiger. This is a poem number 6, which is written by Adrian Rich. And my dear student, let me tell you that this green part shows us that this is something which has been completed. यानी कि explanation, hard words and the poetic devices of this poem has already been done. And in this video session, what we people are going to do is question and answers of this chapter, or we would say the poem. Let us begin with this. Question number 1 says us, how do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? As I told you, जब मैंने आपको पोम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था denizens का मतलब होता है inhabitant यानी कि रहने वाला. And here chivalric refers to the kind and polite behavior, right? So here जो Aunt Jennifer है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पैनल पर एम्ब्रॉयडरी करी है जिसमें उन्होंने एक टाइगर ड्रॉ किया है और उस टाइगर के आसपास उन्होंने एक जंगल ड्रॉ किया है जो कि ह्यूमन टेंडेंसी से बहुत दूर है, ह्यूमन लिमिटेशन से बहुत दूर है. और वहां पर ये जो टाइगर्स हैं, ये जो जंगल में रहने वाले टाइगर्स हैं, वो बहुत ही शांत है, बहुत ही पोलाइट है, ये फियरलेसली मूव कर रहे हैं. सो द वर्ड्स that has been used here, it made her understanding that कि जंगल में रहने की वजह से इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही पोलाइट हो चुका है, बहुत ही शांत हो चुका है, क्योंकि वो इनकी अपनी जगह है जहां पर ये फ्रीडम से घूम सकते हैं. So how would you write the answer of this question? The tigers are the denizens of forest, means the inhabitants of the forest. जो टाइगर्स हैं उन्हें डेनिजन्स बोला गया है, जिसका मतलब है कि वो जंगल के रहने वाले हैं. They live far away from the human settlements. वो लोग इंसानों से बहुत दूर रहते हैं. And so are polite in behavior. और यही वजह है कि वो बहुत ही शांत हैं अपने behavior में. This indicates the majestic and respectful position they have in the world of jungle. ये दिखाता है कि जंगल में रहने की वजह से वो कितनी आज़ादी भरा जीवन जी पा रहे हैं और उस जंगल में वो कितनी अच्छी लाइफ, कितनी शानदार लाइफ जी रहे हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है. आंट जेनिफर की कंडीशन ऐसी नहीं है. शी इज नॉट लिविंग अ रिस्पेक्टफुल लाइफ बिकॉज उनके ऊपर उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार है जिसे वो संभाल नहीं पा रही हैं और वो उनसे बहुत ज्यादा डरी हुई हैं. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि सेकेंड स्टांजा में आंट जेनिफर के बारे में जो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि उनका जो हाथ है, जो फिंगर्स है, वो फ्लटर कर रही हैं, राइट? फ्लटर का मतलब होता है शिवरिंग, कांपना. तो आपको क्या लगता है कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है वो क्यों कांप रही हैं? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि उनको इतनी मुश्किल क्यों हो रही है वो नीडल को बाहर निकालने में. सो ये क्या शो करता है? दो कंडीशन हो सकती हैं. पहला तो ये हो सकता है कि हो सकता है आंट जेनिफर बहुत ही बूढ़ी हो, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पर क्या होने के हैं कि आंट जेनिफर के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं. उनके हस्बैंड ने जो डोमिनेंस क्रिएट करके रखी है उनके ऊपर, जो बर्डन उनके ऊपर लाद करके रखा हुआ है, उसको लेकर के आंट जेनिफर बहुत ही ओप्रेस्ड है. वो बहुत ही असहाय महसूस कर रही हैं. शी इज हेल्पलेस, शी इज अनएबल टू लिव अ फ्री लाइफ. उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है क्योंकि ये उनकी हॉबी है एम्ब्रॉयडरी करना, और अगर उनके हस्बैंड उनकी ये हॉबी उनको करते हुए देख लेंगे तो शायद वो उनको डांटे या फिर वो उनको कुछ बोले जिसकी वजह से वो घबरा जाएं. तो आंट जेनिफर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ही डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है, क्योंकि उनके अंदर उनके हस्बैंड का डर बहुत ही ज्यादा है. इसी वजह से वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो क्या करें, नीडल को बाहर निकाल पाए, राइट? That's why it is said that कि she find the needle so hard to pull. उनको बाहर नीडल निकालने में बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है. So how would you write your answer? Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza might have two perceptions.
पहला, शी इज एन ओल्ड लेडी हुज एज हैज टेकन इट्स टोल. टोल रेफर्स टू द डेंजर. वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं जिसकी वजह से जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है. वो बहुत संभाल करके नीडल को निकाल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवर करते करते उनके हाथ में वो सुई चुभ जाए. या फिर इट ऑल्सो शोज हर ओप्रेस्ड मेंटल कंडीशन, या फिर उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी सही नहीं है जिसकी वजह से उन्हें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है और वो बहुत ही दिक्कत फेस कर रही हैं. वो हाथी के बने दांत की जो नीडल है उसको एम्ब्रॉयडरी से वो बाहर नहीं निकाल पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर डर बहुत ज़्यादा है अपने हस्बैंड का. तो ऑपरेशन शो हो रहा है उनका यहाँ पर कि उनके हस्बैंड ने उनको कितना ज़्यादा ऑप्रेस करके रखा है, वो कितना ज़्यादा डोमिनेंट है उनके ऊपर कि वो अपनी डिजायर्स को, अपनी हॉबी को पूरा कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन उनके मन में ये डर बना हुआ है कि कहीं उनके हस्बैंड आ ना जाए और उनको डांट ना लगा दे इस चीज़ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Next question is asking, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? यहाँ पे हमें ऑथर ने किस तरह की इमेज शो करी है जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया massive weight of uncle's wedding band. Here wedding band refers to the wedding ring. ये वो वेडिंग रिंग है जो शादी के टाइम अंकल ने आंट जेनिफर को पहनाई थी और जब उन्होंने ये रिंग उनको पहनाई थी तो उसके साथ साथ उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई थी. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके हस्बैंड की बात को ओबे करने की और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार को वो अभी तक झेल रही हैं जो उनके लिए बहुत बर्डनसम बन चुका है. और इसी बर्डनसम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाने के लिए उन्होंने इस मैसिव वेट का इस्तेमाल किया है कि अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब वो एक बोझ बन चुकी हैं जिसने कहीं ना कहीं आंट जेनिफर की डिज़ायर्स को ख़त्म कर दिया है और वो एक फ्री लाइफ नहीं जी पा रही हैं. So how would you write your answer? The wedding band was the wedding ring worn by Aunt Jennifer. Wedding band क्या है? Wedding ring है जो कि Aunt Jennifer ने पहनी है. The image of massive weight of uncle's wedding band suggests that she was overburdened. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है. Duties का, responsibilities का she has before her marriage. और ये उनके ऊपर तभी आ गया जब उनकी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ वो engaged हुई थी. पहले एंगेजमेंट होती है फिर शादी होती है, तो जब अंगूठी पहना दी जाती है मतलब अब उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हो गई, यानी कि जो भी मेरा बेटर हाफ होगा उसकी जिम्मेदारियां मेरी हो गई. तो यही चीज़ आंट जेनिफर के साथ हुई कि शादी से पहले ही उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया. अगले क्वेश्चन को देखेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ऑफ व्हाट और ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा? तीसरे स्टैंजा में जो आंट जेनिफर हैं उनको दिखाया गया है कि वो डरी हुई हैं. किस चीज़ से वो डरी हुई हैं? वो अभी भी डरी हुई हैं उनके हस्बैंड की डोमिनेंस से. और उनके हस्बैंड की डोमिनेंस कहाँ से शो हो रही है? उस फिंगर रिंग से जो कि उन्होंने अपने हाथ में पहन रखी है. वो बहुत ही उनको ओवरबर्डन करे हुई है. और ये कंडीशन तब की है जब ये बताया जा रहा है कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके साथ जाएंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी. So Aunt Jennifer is still terrified with her husband in the third stanza. She will carry the fear of her dominating husband as she would yet bear the burden of the wedding band on her finger. Aunt Jennifer अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं अपने husband से थर्ड स्टैंजा में, क्योंकि वो डर को लिए हुई हैं जो कि उनके डोमिनेटिंग हस्बैंड का है, जो बहुत ओवरपावरिंग है नेचर में, जो हमेशा अपना हुक्म चलाते हैं और ये डर उनको हमेशा कैरी करना है. द ऑर्डियल्स यानी कि जो परेशानियां हैं, द ट्रबल्स फेस्ड बाय हर इन एन ऑप्रेसिव मैरिज वुड कंटिन्यू टू टेरिफाई हर इवन आफ्टर डेथ. और ये जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं जो उन्होंने शादी के टाइम पर फेस करी थी, वो इनके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी और शायद तब तक रहें जब तक ये मर भी ना जाए, यानी कि मौत के बाद भी ये सारी चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी. आपने देखा होगा ना, जब फीमेल की डेथ हो जाती है उसके बाद भी उसके साथ जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं उसकी डेड बॉडी के साथ, वो भी उसके हस्बैंड को देखते हुए होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हिंदू कल्चर में ये होता है कि जब लड़की पहले मर जाती है, उसका हस्बैंड जिंदा होता है, तो उसको बहुत ही दुल्हन बना करके सजाया जाता है और पूरे सज धज के वो जाती है, उसको अर्थी पर तभी रखा जाता है, राइट. सो ये शो करता है कि वो अपने साथ साथ इन बर्डन्स को लेकर के जाएंगी. ये बर्डन्स इनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे. अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय?
किस तरह की परेशानियां, किस तरह के ट्रबल्स हैं, ऑर्डिगल्स रेफर्स टू द ट्रबल्स, जो कि आंट जेनिफर को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं। Why is it significant that the poet uses the word ringed? ये क्यों जरूरी था, पोएट ने ringed वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है? What is the meaning of the word ringed in the poem? और ringed का मतलब क्या है इस पोएम में? तो मैं बता दूं आंट जेनिफर की ट्रबल क्या है, उनके हस्बैंड की ओवरपावरिंग नेचर, उनकी डोमिनेंस। जो आंट जेनिफर है उन्हें उनके हस्बैंड के ही हिसाब से चलना है, वो अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से अलग हो चुकी है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुकी हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को खो चुकी हैं, वो जो कुछ भी है वो अपने हस्बैंड की वजह से है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुकी हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, और यही सब उनकी जिंदगी का ट्रबल है, डिपेंडेंट होना अपने हस्बैंड के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी को खो देना। उन्हें यहाँ पर रिंग्ड बताया जा रहा है, दैट मीन्स शी इज एनसर्कल्ड, शी इज कन्फाइंड। किस चीज में कन्फाइंड हो गई है? वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वही उनका दायरा है, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। और रिंग्ड वर्ड को इसीलिए यूज किया गया है इस पोएम में, ये दिखाने के लिए कि अब उनकी जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंडेशंस हैं, वो बना दी गई हैं उनके हस्बैंड के हिसाब से। जो उनके हस्बैंड चाहेंगे वो वही करेंगी, और वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी नहीं सकती। सो आप अपना आंसर कैसे लिखोगे? द ऑडियंस आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय इज ऑफ हर हस्बैंड। जो ट्रबल्स हैं आंट जेनिफर की लाइफ में वो उनके हस्बैंड की वजह से हैं। Aunt Jennifer has been living her life in accordance with the rules laid down by her husband. Aunt Jennifer अपनी जिंदगी को उसी अकॉर्डिंग जीती हैं जिस तरीके से उनके हस्बैंड उन्हें उनकी लाइफ जीना या झिलवाना चाहते हैं। Her life lacks expressions and is overburdened and confined by the demands and duties of her married life. उनकी जिंदगी में अपने खुद के कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, अपनी खुद की कुछ फीलिंग्स नहीं है, और वो बहुत ओवरबर्डन हो चुकी हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, और वो कन्फाइंड हो चुकी हैं, वो लिमिटेड है अपने दायरे में। और वो कन्फाइंड किस चीज़ की वजह से हो गई हैं? उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी डिमांड्स हैं, उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो कि उन्हें पूरी करनी है, जो कि उनकी हस्बैंड ने उनको दी हैं जब वो शादी के बंधन में बंधी थी तब। नाउ शी इज़ ओल्ड एंड वीक, स्टिल हैज़ टू फेस ऑपरेशन बाय हर हस्बैंड। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हस्बैंड अपनी डोमिनेंस को ख़त्म नहीं करते। अभी भी वो डोमिनेंस पूरी शो करते हैं अपनी वाइफ के ऊपर। अभी भी उनकी जिंदगी में फ्रीडम नहीं है, और अभी भी वो एक बंधन में बंधी हुई हैं, और शायद ये मौत के बाद भी इनका पीछा ना छोड़े। रिंग्ड वर्ड का यूज क्यों किया गया है यहाँ पर, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एप्रोप्रिएट है? क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? उस विशियस सर्कल को, उस क्रूअल सर्कल को, वो बंधन को, वो घनघोर बंधन शादी का, जिसमें आंट जेनिफर बंध गई हैं। शी इज एनक्लोज्ड एंड शी इज अनेबल टू फ्री हरसेल्फ। वो अपने आप को आजाद नहीं करवा सकती। द वर्ड रिंग नॉट ओनली इंडिकेट्स दैट शी इज वेयरिंग हर वेडिंग रिंग। अंगूठी पहनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अंगूठी पहन रखी है, ये भी शो करता है कि वो कितनी ज्यादा बाउंड हो चुकी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। अपनी जिम्मेदारियां उन्हें पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो। उनके अंदर डर है, उनके अंदर ऑपरेशन है कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा। अगर उनके हस्बैंड के हिसाब से वो नहीं चली तो शायद उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं रहेगी, वैसे भी खत्म हो चुकी है, और वो अगर उनके अगेंस्ट जाएंगी तो वो कुछ भी बेटर लाइफ नहीं जी सकती। तो वो डिपेंडेंट हो चुकी हैं, और वो अपनी मैरिज की वजह से बहुत ही ऑप्रेस्ड हैं, और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार चुकी हैं, एंड प्रोबेबली आफ्टर हर डेथ ऑल्सो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ऑपरेशन जो कि शादी के टाइम पर उनको मिले थे, ये डेथ के बाद भी इनके साथ रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस सी, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? आपको क्या लगता है आंट जेनिफर ने ये टाइगर्स क्यों बनाए हैं जो उनके एक्चुअल कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है? एक्चुअली आंट जेनिफर की रियलिटी उनके डिजायर से बहुत अलग है। आंट जेनिफर ने ये टाइगर्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो अपनी डिजायर्स को, अपनी विशेस को इन इमेजेस के थ्रू डिपिक्ट करना चाहती हैं, शो करना चाहती हैं, जिसमें वो ये बताना चाहती हैं कि वो भी एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती हैं जो आज़ादी से भरी हुई हो, जिसमें किसी का कोई डर ना हो, जिसमें वो पोलाइट मूवमेंट्स करते हुए आगे बढ़ पाए। बट द वेरी बैड थिंग इज दैट कि आंट जेनिफर कभी एक ऐसी लाइफ जी नहीं पाई। What
What might the poet suggesting through this difference? पोएट क्या शो करना चाह रहे हैं इस डिफरेंस को शो करके? एम्ब्रॉयडरी में कुछ और, आंट जेनिफर की रियलिटी कुछ और, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस शो करना चाहते हैं कि इंसान की हकीकत कितनी अलग होती है उसकी इच्छाओं से। और स्पेशली यहाँ पर उन्होंने उन फीमेल्स को बताया है जो फीमेल्स उनके टाइम की होती थी, जिसमें आदमियों की ही चलती थी और जो औरतें होती थी उनकी सुनी ही नहीं जाती थी, जहाँ पे औरतों की जिंदगी सिर्फ इतनी होती थी कि वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीती थी। So how would you write your answer? The fearful Aunt Jennifer creates a different world of free and fearless tigers. जो fearful aunt हैं, यानी कि जो डरी हुई आंट है, आंट जेनिफर, उन्होंने बहुत डिफरेंट सी इमेज बनाई है, बहुत डिफरेंट सी एम्ब्रॉयडरी करी है, जिसमें उन्होंने एक फ्री और फियरलेस टाइगर्स को शो किया है। ये इसलिए उन्होंने बनाया है क्योंकि वो बताना चाहती हैं कि हाउ मच शी डिजायर्स फ्रीडम, वो कितना ज्यादा विलिंग है, वो चाहती हैं उनकी जिंदगी में आजादी हो। दिस इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम अ सीरियस मैरिज, और वो ये इसलिए ड्रॉ कर रही है क्योंकि वो अपनी शादीशुदा बंधन से जो बहुत बर्डनसम है उससे बाहर निकलना चाहती हैं। ये आयरॉनिकल कॉन्ट्रास्ट है, मतलब जो हकीकत है उससे बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। तो ये आयरॉनिकल कॉन्ट्रास्ट क्या डिफाइन कर रहा है? एक वार्निंग जो कि पोएट के द्वारा दी जा रही है against acceptance of oppression by women as it destroys their dreams and their originality. पोएट ये बताना चाहती हैं कि कैसे इंसान जब दूसरों की बातों में आता है या दूसरों के हिसाब से चलता है और दूसरों के रूल्स और रेगुलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो कितना ऑप्रेस हो जाता है। और वो यहाँ पर किसके ऑपरेशन को उजागर करना चाहती हैं? वुमेन के। और वो बताना चाहती हैं कि कैसे जब एक औरत अपने हस्बैंड को सुनती है और पूरी तरीके से उसके रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, उसके अपने खुद के कोई सपने नहीं बन पाते, और उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, जो ओरिजिनलिटी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। सो पोएट यहाँ पर इन सब चीज़ों को इसलिए बता रही हैं ताकि जो फीमेल्स हैं उनको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए, वरना उनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं बचेगी, और शायद जब वो मर भी जाएंगी तो उनका कहीं नामो निशान भी नहीं होगा और उनको जाना भी जाएगा उनके हस्बैंड के ही नेम से। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहना चाहती हैं उन सारी फीमेल्स को कि आप आंट जेनिफर की तरह मत रहना, जिनके डिजायर्स सिर्फ डिजायर्स ही रह जाए, वो कभी उसे फुलफिल ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है 7th वन, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम। एक्चुअली बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। टोपाज यूज किया गया है जो कि येलो कलर को शो कर रहा है टाइगर के। आंट जेनिफर को दिखाया गया है जो एक ऐसी फीमेल को शो कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, अपनी मैरिटल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर उन्होंने अलग अलग वर्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। एम्ब्रॉयडरी दिखाई है टाइगर्स की, जिसमें टाइगर्स को फियरलेस दिखाया गया है, एक आज़ादी से भरा जीवन जीते हो, राइट। सो वन बाय वन वी विल सी ऑल दी सिम्बॉलिक वर्ड्स दैट हैज बीन यूज्ड हियर। एक तो वेडिंग बैंड सबसे पहला हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वेडिंग बैंड उनकी वेडिंग रिंग है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन। कितनी ज़्यादा दबाई गई हैं वो, कितनी कुचली जा चुकी हैं वो, एक अनहैप्पी मैरिज जी रही हैं आंट जेनिफर, वो उनका वेडिंग बैंड शो करता है क्योंकि वो बहुत भारी है। वो भारी है से क्या मतलब है? वो बर्डनसम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आई हैं उनका बोझ आंट जेनिफर सह नहीं पा रही हैं। मैरिज इज सोशली एंड लीगली binding, making women silent acceptance and male domination, especially in the patriarchal society. Now, what is patriarchal society? एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां पर पेट्रियार्की चलती है, यानी कि मेल की चलती है, आदमियों की चलती है। तो जिस जगह पर पेट्रियार्की चलती है वहां पे जो डोमिनेंस होती है, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके हिसाब से चला जाता है, वो मेल होता है, और वुमन को साइलेंटली उसके रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है। जहां पे वो बंधी हुई है, उसके पास अपने कुछ खुद के डिसीजंस नहीं है, अपने कोई राइट्स नहीं है, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है, अपने कोई इमोशंस नहीं है, जिसे जो कुछ भी करना है वो अपने पति के हिसाब से ही करना है। सो वो यहाँ पर बताना चाहती हैं कि ये जो वेडिंग बैंड है, पोएट कह रही हैं, वो एक ऐसी मैरिज का सिंबल है जिसमें औरत पूरी तरीके से बन चुकी है और अपने हस्बैंड के अनुसार ही चलेगी। इट्स वेट रेफर्स टू द बर्डन। अब देखो,
वेडिंग रिंग को यूज किया गया, फिर उसके बाद उसके भार को भी बताया गया, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल, जो किसका रेफरेंस दे रहा है, द बर्डन ऑफ जेंडर एक्सपेक्टेशन, कैसे एक मेल बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है एक फीमेल से। रिंग्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, रिंग्ड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एक फीमेल उसमें ट्रैप हो चुकी है, फंस चुकी है और वो अपनी आजादी को खो चुकी है। फिर आंट जेनिफर को यहाँ पे दिखाया गया है जो कि एक विक्टिम बन चुकी हैं, शिकार हो गई वो इसका, शादी के बंधन में बंधी। यहां पर हमें आंट जेनिफर का एग्जाम्पल लेकर के बताया गया, लेकिन ऐसी कितनी फीमेल्स होंगी जो इस तरह का जीवन जी रही होंगी। सो शी इज अ विक्टिम ऑफ मेल ऑपरेशन, एक आदमी ने उन्हें प्रताड़ित करके रखा है एंड शी इज इनसाइड दैट, शी इज एक्सेप्टिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय हर हस्बैंड। तो ये एक अनहैप्पी मैरिज जी रही हैं, हु सफर्स लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, जहां पर उनकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, डिग्निटी मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके पास ना ही अपना फ्रीडम है, वो अपनी आज़ादी से चीज़ों को कर नहीं सकती। शी बिकम्स डिपेंडेंट, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुकी हैं, निर्भर कर रही हैं वो अपने हस्बैंड के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा फियरफुल हैं, वो डरी हुई हैं कि कहीं उनके हस्बैंड उनको किसी चीज़ के लिए कुछ कह ना दें, और बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास देखते होंगे। फिर उन्होंने टाइगर्स जो बनाए हैं वो किसका सिंबल है, उनकी अनटेम्ड फ्री स्पिरिट का। टेम्ड का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, पालतू होते हैं ना जानवर, पाला जाता है ना उनको अपने हिसाब से काम करवाया जाता है। और वैसे ही जब एक लड़की शादी कर लेती है उस जमाने में, जब पोएट अपने जमाने की बात कर रही हैं तो बताती हैं उस जमाने में एक लड़की की भी यही हालत थी, वो भी टेम्ड होती थी, एक पालतू क्रिएचर की तरह जिसे पाला गया है उसके हिसाब से चलाने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने टाइगर बनाया है, वो क्या दिखाई दे रहा है या क्या शो कर रहा है कि देखो हम टेम्ड नहीं हैं, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकते, हम आजाद हैं। The use of colors implies that Aunt Jennifer's tigers and their land are more free and enjoyable. अब आंट जेनिफर ने क्या किया, आंट जेनिफर ने इन टाइगर्स को बनाया क्योंकि वो ये शो करना चाहती हैं कि देखो ये टाइगर्स कितने फ्री हैं और इन्हीं की तरह उनकी सोल भी फ्री है, वो उस तरह का जीवन एक्चुअली में जीना चाहती हैं जो वो जी नहीं पा रही हैं, राइट। नाउ हियर इज द येलो कलर विच इज द कलर ऑफ टोपाज। तो येलो कलर को किस चीज का सिंबल बताया गया है, किस चीज से कंपेयर किया गया है, द सन एंड द फ्यूर्स एनर्जी। बहुत एनर्जीफुल है ये, बहुत ही एनर्जाइज्ड है, डरते नहीं है किसी से। और जो ग्रीन कलर का सिंबल दिखाया गया है वो स्प्रिंग को दिखाया गया है एंड वाइटैलिटी को दिखाया गया है। तो ये जो येलो कलर है और ये जो ग्रीन कलर है, दे बोथ शोज पॉजिटिविटी। एक सन का सिंबल हो सकता है और एक ग्रीन हरे भरे जंगल का सिंबल हो सकता है। जब हरा भरा जंगल होता है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी पॉजिटिविटी आती है उससे। जब सूरज चमकता है, थोड़ी सी रोशनी देता है तो कितना अच्छा लगता है, इंसान का जीवन जगमगा उठता है। तो ये दोनों पॉजिटिव सिंबल्स हैं जो कि एक्चुअली कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं आंट जेनिफर की लाइफ में। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो सिंबल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड आई वांट कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है उसको अपने वर्ड्स में लिखो। एक और वर्ड यहाँ पे एज अ सिंबल जो यूज हुआ है वो है एम्ब्रॉयडरी, जो कि एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आर्ट वर्क को दिखाया गया है आंट जेनिफर की। जो आंट है उनके डिजायर्स को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि पूरी तरीके से सप्रेस्ड है। एंड बिकम्स हर एस्केप फ्रॉम द ऑप्रेसिव रियलिटी ऑफ हर लाइफ। एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर एक और चीज शो कर रही है कि वो अपनी ये जो एक्सप्लॉइटेड पूरी तरीके से लाइफ है जिसमें वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुकी हैं, वो इस रियलिटी से बच करके निकलना चाहती हैं। शी वांट एस्केप, और वो नहीं चाहती कि वो इस प्रताड़ित या प्रताड़ना से भरी जिंदगी को जिए, वो आजाद रहना चाहती हैं। लास्ट में आंट को दिखाया गया है कि वो आंट जेनिफर, इट शोज दैट शी हैज लॉस्ट हर आइडेंटिटी कंप्लीटली, दस लॉस्ट इवन हर नेम। आंट जेनिफर को लास्ट स्टैंजा में दिखाया गया है कि शी इज नाउ डेड, लेकिन वो डेड होने के बावजूद भी अपने हाथों में उस रिंग को पहने हुई हैं जो कि उनके हस्बैंड ने उनके डाली थी एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अब ये जो आंट जेनिफर है, उनकी जो फिंगर है वो ये शो कर रही है कि उन्होंने कैसे अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खो दिया है। मरने के बाद भी उनके साथ उनके हस्बैंड का नाम है और उनके हस्बैंड का ज्यादा नाम डोमिनेंट है। कोई उनको ये नहीं बोल रहा कि जेनिफर की डेथ हो गई है, लोग उनको यही बोल रहे हैं कि इस पर्सन की वाइफ की डेथ हो गई है। तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी तो खो ही दी, साथ में अपना नाम भी खो दिया है, राइट।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट माइट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? क्या आपको थोड़ा सा सिंपथी फील हो रही है आंट जेनिफर के लिए? क्या आपके उनके ऊपर पिटी फील हो रहा है, दया आ रही है? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? स्पीकर कौन है हियर? द स्पीकर इज द पोएट. ठीक है, पोएट है द स्पीकर. तो आंट जेनिफर की सच में जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो वाकई में सिंपथी गेन करने वाली है. जिस तरीके से आंट जेनिफर घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, वो ये दिखाता है कि उनके हस्बैंड वाकई उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हैं और वो कुछ भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती. स्पीकर का एटीट्यूड दिखाया गया है कि जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता है कि जो आंट जेनिफर है वो उन फीमेल्स को यहाँ पर सिंबलाइज कर रही हैं जो कि एक्चुअली में एक फियरफुल जिंदगी जी रही हैं, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हस्बैंड्स. एक ऐसी फीमेल को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे. सो हाउ डू यू राइट इट? यस, द कैरेक्टर ऑफ द आंट जेनिफर ट्रूली गेन्स अवर सिंपैथी. ये सच बात है कि ये हमारी सिंपैथी गेन करता है. मैं रीडर हूँ, मैं एक सिंपैथी शो कर पा रही हूँ इनके टुवर्ड्स. हर प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स मूव द रीडर, यानी कि जो उनके जिंदगी में परेशानियां हैं उसी से ही एक रीडर को ये एहसास हो सकता है कि बेचारी आंट जेनिफर. इवन द स्पीकर इन द पोएम शो सिंपैथी एंड पिटी टुवर्ड्स हर. यहाँ तक कि जो हमारे स्पीकर थी, जो पोएट थी, उन्होंने भी दिखाया है कि बेचारी आंट जेनिफर, मरने के बाद भी उनकी हालात ऐसे ही हैं, तो वो भी सिंपैथाइज्ड है. द स्पीकर सेज दैट इवन आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ शी विल बी हॉरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड्स एंड द ऑडियल्स. ऑडियल्स मीन्स मैंने बताया था आपको ट्रबल होता है, ऑफ हर मैरिज. यहाँ पे जो ऑथर हैं उनकी शब्दों से क्या पता चल रहा है कि वो ये कह रही हैं कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब भी ये जो बर्डन्स हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी. ये परेशानियां मौत के बाद भी उनके साथ रहेंगी जब तक उनके हाथ में उनके हस्बैंड की रिंग है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी कुछ नहीं बोला अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड के हिसाब से चलती रही. तब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था और आज फिर एक बार वो अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर चुकी हैं जब वो डेथ बेड पे लेटी हुई हैं और उनके हस्बैंड की रिंग उनके हाथ में है, जो कि उन्हीं के कस्टम्स, उन्हीं के रिचुअल्स के हिसाब से उनको ले जाया जा रहा है एक दूसरी दुनिया में, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो वो अपने जीवन में जिया करती थी. सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे. And if you are new, my dear students, please do not forget to subscribe to our channel Adda 24/7. And if you really like the video, do not forget to like and share it as much as possible. If any kind of doubt you have in any of these sessions, you may post it in the comment section also. Bye bye. Take care.